नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उमंग चैनल में। राजभाषा अधिकारी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो व्यावसायिक ज्ञान यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट होता है उसमें राजभाषा संबंधी अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका जो क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से कहीं पर परिभाषित नहीं है, इसलिए हमारा प्रयास होता है कि राजभाषा से संबंधित जितनी भी जानकारी हमें मिल जाए उसे हम ग्रहण करें, उसे समझने का प्रयास करें। इसी क्रम में आज हमने एक विषय यहाँ पर उठाया है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय यानी कि रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेज। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है वह क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके कार्य क्या हैं, आदि आदि। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 3 स्तंभों का प्रयोग करेंगे: आधार, कार्यकलाप और अधिकार क्षेत्र। अब तक की वीडियो से एक चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी कि जब भी हम किसी नए विषय को, नए टॉपिक को उठाते हैं तो हमेशा ये जानने का प्रयास अवश्य करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका आधार क्या है, इसका स्रोत क्या है, इसका उद्गम क्या है, इसकी प्रेरणा का आधार क्या है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को समझने का प्रयास करेंगे तो हम सबसे पहले इस बात को खोजने का प्रयास करेंगे कि इसका आधार क्या है। तदोपरांत हम इसके कार्यकलाप पर और इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आधार। सामने आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ लिखा दिख रहा है, पहले इसके मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, निगमों, बोर्डों आदि में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की है। 2 लाइन में लगभग लिखी हुई है। एक लाइन, ये जो चीज़ लिखी हुई है एक पूरा वाक्य है। सरल भाषा में कहें कि तो ये है कि राजभाषा हिंदी जो है उसके प्रचार प्रसार की जो भी जिम्मेदारी वाला काम है उसे संभालेगा राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और वो कहाँ पे है विभाग? वह है गृह मंत्रालय, भारत सरकार में। ठीक है, अब देखिए यहीं से इस आधार को हम खोजने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं हुई हैं, बस इसे हम अपनी समझ के लिए खोजते हैं कि आधार क्या है। इसी को आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नीति के कार्यान्वयन, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी। अगली चीज लिखी हुई है राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी। अब ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिए हैं। कहाँ पढ़े हैं उसे खोजते हैं। 4 चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद कौन सा, किसका अनुच्छेद? भारतीय संविधान का। अधिनियम यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963, उसकी धारा 8, राजभाषा संकल्प का प्रथम जो संकल्प है, और संघ की राजभाषा नीति। इन सब पर वीडियोस जो है हम पहले ही ला चुके हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत ही गहन चर्चा की हुई है, और यदि आपसे छूट गई है या आपने नहीं देखी है पहले उन वीडियोस को तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप खोज सकते हैं। अब आइए हम एक पुनरावलोकन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं उन बिंदुओं पर जो हमने पहले से पढ़ रखा है। देखिए, ये एक वीडियो थी जहाँ पे हमने 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा की थी, और इसमें आपको अगर ये चीज़ याद आएगी कि 15 मिनट 21 सेकंड पर ये स्क्रीन आपके सामने आई थी, और वहाँ पर जो अनुच्छेद 351 है उसका प्रारंभ ही हो रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा। आगे क्या कहानी लिखी हुई है वो बाद में पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ये आ गई कि यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ, यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया हुआ, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यह कर्तव्य किसका होगा? संघ का होगा। संघ मतलब केंद्र सरकार, भारत सरकार का होगा। ठीक, पहला बिंदु। दूसरा है, ये एक वीडियो थी जहां पर हमने चर्चा की हुई थी राजभाषा अधिनियम 1963 के विषय में, धारा 8। यहां पर था नियम बनाने की शक्ति। तो यहाँ पर देखिए समय वगैरह भी लिखा हुआ है। आप यदि ज़्यादा समय नहीं अपना लगाना चाह रहे हैं तो सीधा यहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं कि बताया गया था कि इसके संबंध में जो नियम बनाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोगों ने राजभाषा संकल्प 1968 की चर्चा की थी तो वहाँ पर भी ये जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है वो आपको मिल जाएगी 5 मिनट और 54वें सेकंड पर, और वहाँ पर भी एक चीज़ लिखी हुई है। इसे मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा।
यानी कि जो कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है वह भी किसे दी गई है? भारत सरकार को दी गई है। ठीक, इसके बाद आगे क्या क्या किया जाएगा इसको हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। आपने नहीं पढ़ा है या भूल रहे हैं तो आपके पास देखिए रेफरेंस सामने दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप देख लीजिएगा, यहाँ समय नहीं बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार से जब हम संघ की राजभाषा नीति पढ़ रहे थे तो उस वीडियो में भी हम जब ये 21 मिनट और 54वें सेकंड पर पहुंचे थे तो ये जो स्क्रीन आपके सामने स्मरणीय बिंदु के नाम से दिख रही है वहां पर भी ये चीज लिखी हुई थी कि यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। तो कौन कौन निर्धारित कर रहा है इन सारी चीजों को? वह है गृह मंत्रालय, भारत सरकार का राजभाषा विभाग। तो ये जो 4 मैंने डब्बे गोल गोल बना रखे थे, इससे ये चीज समझ में आ रही होगी आपको कि ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि जिम्मेदारी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की है, ये लाइन हवा में नहीं है, इनका कुछ आधार है। और वह आधार क्या है? वह एक संवैधानिक आधार भी है, वह एक लीगल आधार भी है, एक कानूनी आधार भी है, एक राजभाषा संकल्प है, फिर से सदन के द्वारा जारी किया गया है यह संकल्प, साथ ही साथ संघ की राजभाषा नीति यानी सरकार द्वारा जारी किया गया एक आदेश है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है, इसका जो आधार है, इसका जो स्रोत है, इसका जो उद्गम है, वह यह 4 बिंदु जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है वह है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहां तक की बातें आपको पूर्णतः समझ में आ चुकी हैं। आगे पढ़ते हैं। इस प्रयोजन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। सिंपल सी बात लिखी हुई है, जो महत्वपूर्ण है उसको दूसरे रंग से रंग करके बोल्ड कर दिया गया है। अपने नोट्स में लिख दीजिए कितने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय हैं? 8 हैं। ये क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसमें एक राजभाषा विभाग है, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें पता हैं। उसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय बनाए गए हैं बल्कि, और उनकी संख्या कितनी है? 8 है। वो 8 कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे, उनका नाम भी देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल ये समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 चीज़ें जो पहले बिंदु से आपको समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इनकी संख्या कितनी है? 8 है। इसी प्रकार से जो दूसरी पंक्ति है इसमें जो लिखा हुआ है वह यह है कि प्रति अधिकारी, कहाँ का अधिकारी? जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में होगा। और वह अधिकारी कहाँ से आएगा? कौन भेजेगा उसको? गृह मंत्रालय, भारत सरकार का राजभाषा विभाग भेजेगा। वह क्या करेगा? प्रति माह 12 निरीक्षण करेगा, ऐसा उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे जो 3 स्तंभ थे, आधार, कार्यकलाप और अधिकार क्षेत्र, उसमें आधार जो था उसे हमने पढ़ लिया है। आशा है आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप अपने प्रश्न बिल्कुल पूछिए, स्वागत है आपका। अब आते हैं अगले पर, यानी कि कार्यकलाप पर। देखिए, कार्यकलाप के लिए कुछ 10 बिंदु लिखे हुए हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। पहला है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 तथा राजभाषा से संबंधित विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। देखिए, कहानी बहुत लंबी सी लिखी हुई है, एकदम सिंपल करके समझते हैं कि राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे सुनिश्चित करना है। ये इसका एक कार्य हुआ। अगला कार्य क्या है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, बोर्डों, संगठनों आदि का राजभाषा संबंधी नियमित निरीक्षण करना, पाई गई कमियों को निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित कार्यालयों को सूचित करना तथा कमियों को दूर करने के लिए अनुसरणात्मक कार्यवाही करना। देखिए, यहाँ पर भी लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत ही आसान बात लिखी गई है। ये जो सामने कॉमा लगा लगा करके लिखा गया है ना, कार्यालयों, उपक्रमों, बस इसका मतलब ही समझिए कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ वे सारे उपक्रम जहां पर भी राजभाषा अधिनियम जो है या राजभाषा संबंधित नियम लागू होते हैं, उनके संदर्भ में बात की जा रही है।
तो हमारा जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय होगा वह क्या करेगा कि राजभाषा से संबंधित जो अनुपालन हो रहा है यानी इसको सुनिश्चित करेगा। दूसरे में क्या करेगा वह कि इससे संबंधित कार्य जो हो रहे हैं उनका नियमित निरीक्षण करेगा, ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शन करेगा। और अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और उससे संबंधित कार्यालय को सूचित करेगा। अब उससे संबंधित कार्यालय क्या क्या होंगे? उससे संबंधित कार्यालय होंगे, पहली बात तो जिसकी चेकिंग की गई है, जिसका इंस्पेक्शन किया गया है, उसके जो ऊपर के कार्यालय हैं, साथ ही साथ राजभाषा विभाग के जो कार्यालय हैं उनको सूचित करेगा। और क्या करेगा? कमियों को दूर करने के लिए अनुसरणात्मक कार्यवाही करेगा। और जो कमियां पाई गई, ऐसा नहीं बस रिपोर्ट करके आगे बढ़ गए, उनको दूर कैसे किया जाए इसके लिए भी एक कार्यवाही, एक उसकी रूपरेखा बना करके देगा, ठीक है। 3 बिंदु हैं इसके अंदर, वो तीनों क्या हैं अभी थोड़ी देर में आपको बोल्ड करके अलग अलग रंगों से सजा के दे देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अगला बिंदु पढ़ते हैं। क्षेत्राधिकार में स्थित कार्यालयों से हिंदी तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त करना एवं उनकी समीक्षा करके कमियों को संबंधित कार्यालयों के ध्यान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाना तथा उनका अनुश्रवण करना। अनुश्रवण का मतलब होता है मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे देखिए एक वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई है, यहाँ रूप में र के ऊपर जो है वह अनुस्वार लग गया है, तो इसे आप लोग जो है इग्नोर कर लीजिएगा। हाँ, पढ़ते हैं। तो देखिए क्षेत्राधिकार एक शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षेत्राधिकार का आशय यहाँ पर है कि जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है उसकी एक सीमा होगी, उसके अधिकार की, उसके कर्तव्यों की एक सीमा होगी। वह पूरे भारत में थोड़ी ना काम कर रहा है, वह काम कर रहा है अपने किसी एक क्षेत्र में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। तो वो जो पर्टिकुलर रीजन है, वो जो क्षेत्र विशेष है, उसमें जो कार्य करने के लिए उसको जो अधिकार दिए गए वह उसका क्षेत्राधिकार हो गया है। तो कितने हैं? कुल 8 हैं। तो 8 के क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं। कार्यालयों से हिंदी तिमाही रिपोर्ट, यानी हिंदी की तिमाही रिपोर्ट है वह बन करके किसके पास जाएगी? इनके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में। इसे वह प्राप्त करेगा। कौन देगा? वे सारे कार्यालय, वे सारे उपक्रम, वे सारे बैंक, बीमा कंपनी, निगम, बोर्ड, संगठन जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं, एवं उनकी समीक्षा करके कमियों को संबंधित कार्यालयों के ध्यान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाना। समीक्षा करना यानी उनको वो रिव्यू करेंगे और अगर उसमें कोई कमी आई है तो जैसा कि पिछले पॉइंट में था, सुधार के लिए कार्यवाही करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि कार्यवाही करके भी छोड़ दिए, उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे कि भाई आपको जो चीज़ें बताई गई थी कि आप अपनी कमियों को सुधारने के लिए ये काम करिए, आपने किया या नहीं किया। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए मान लीजिए कि एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है जो भोपाल में स्थित है, मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर। अब उसके अंतर्गत 2 या 3 प्रदेश आ रहे हैं, ठीक है, ये सब आप मान के चलिए। वहाँ पर बहुत सारे केंद्र सरकार के कार्यालय होंगे उन 2-3 प्रदेशों में, बैंक्स होंगे बहुत सारी बीमा कंपनियाँ होंगी, बहुत सारे निगम होंगे। तो इन सारे ऑफिसेज में राजभाषा का काम हो रहा है या नहीं, ये वो कार्यालय के लोग देखेंगे। साथ ही साथ उनसे कहेंगे भैया आप हर तिमाही अपनी रिपोर्ट हमको भेजिए। किस चीज़ की रिपोर्ट? राजभाषा के अनुपालन की रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? उनके अंदर वे चीज़ें होंगी कि आपका लक्ष्य क्या था, आपने कितना प्राप्त किया है, ये चीज़ें होती हैं रिपोर्ट में। और वो लक्ष्य कहाँ से आता है? याद करिए आप उस पुरानी चीज़ को, संघ के कार्य में हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम, जिसमें सरकार ही निर्धारित करके देती है कि क ख ग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से सबके लक्ष्य क्या क्या हैं। अब मान लीजिए वो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कुछ कमियां दिख रही हैं। मानिए कि एक कोई बैंक है जिसका नाम है आबासा बैंक, और आबासा बैंक जो है उसको लक्ष्य दिया गया था कि आप जो पत्राचार करेंगे वह का क्षेत्र से का क्षेत्र के बीच में 100% हिंदी में करेंगे, और लेकिन उन्होंने 90% किया है। तो क्या होगा उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट को देखने के बाद वे पूछेंगे कि भाई आपने 90 ही क्यों किया, अगर आपको लक्ष्य 100 का दिया गया था? वे कौन से ऐसे 10% थे जहां पर आपने इसका अनुपालन नहीं किया, क्यों नहीं किया, उस पर एक विस्तृत परिचर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इसकी सूचना आबासा बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं, राजभाषा के अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बताया जाएगा। साथ ही साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सीधे तौर पर बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है वह सीधे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर छोटी भी गलती कुछ इस तरह से इससे संबंधित ये लोग करते हैं तो ये रिपोर्ट सीधे कहाँ जाएगी? होम मिनिस्ट्री के पास जाएगी। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको यह बिंदु भी समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं अगला बिंदु चौथा, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना। अब एक और नया शब्द आ गया, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। देखिए क्या होगा, जितने भी उपक्रम हैं, बैंक हैं, या जितनी भी इस तरह से चीज़ें हैं केंद्र सरकार के अधीन रहने वाली, उसमें हर विभाग में राजभाषा से संबंधित एक समिति बनाई जाती है, जिसके कार्य होते हैं कि राजभाषा के नियमों का समुचित तौर पर पालन करना। उनकी जो बैठकें होंगी उनमें ये भाग लें, ऐसा इनका कार्य है, इनका कार्यकलाप में से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक, अब देखिए जो हमने चर्चा की उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको रंग बिरंगा करके सजा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो अपने नोट्स में लिख लें। और ये जो चारों बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, और उन सारी बहुविकल्पीय में तो पूछे ही जा सकते हैं, बड़े आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर कहीं पे आपको लिखित तौर पर परीक्षा देनी पड़ी तो वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके पांचवें बिंदु पर आते हैं जहाँ पे चर्चा की जा रही है क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना। ये क्या है, नराकास। नराकास के बारे में अब तक आप लोगों ने पिछली वीडियोस में भी कई बार हल्का फुल्का जिक्र हुआ है, तो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे एक वीडियो इसके लिए भी लेकर के हम आ रहे हैं। वास्तव में ये जो वीडियो है क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, यह नराकास की ही वीडियो की भूमिका के लिए बनाया गया है। तो जो नराकास की बैठक होगी उसमें ये प्रतिभाग करेंगे, चाहे जहाँ नहीं, अपने क्षेत्राधिकार में। यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने भोपाल वाले क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय का उदाहरण लिया था, तो ऐसा नहीं है कि वो जाकर के आंध्र प्रदेश के जो है नराकास में अपनी बैठकों में हिस्सा लेने लगेगा। जो उसके क्षेत्राधिकार में है वही करेगा। जिस नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है अथवा अतिरिक्त नगर राजभाषा समिति के गठन की आवश्यकता हो तो नई समिति गठित करने का कार्य करेगा। सिंपल सी बात लिखी हुई है। अगर नराकास नहीं है और या अगर है और भी एक से अधिक नराकास की आवश्यकता है तो नई समिति को वो गठित कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नराकास से जस्ट ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम और जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो कौन देखता है? वह क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय देखता है। ठीक, तो नराकास वालों को किससे डर लगता होगा? क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय वालों से लगता होगा। ये सब लिखना नहीं है, समझना है। और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय वालों को किससे लगता होगा? होम मिनिस्ट्री से लगता होगा। जो जिसके नीचे है उससे डर लगता है। जिन नगरों में नराकास के सदस्य कार्यालयों की संख्या 50 से अधिक है वहां नराकासों का विभाजन करना। ठीक, सिंपल सी बात लिखी हुई है। अब आते हैं अगले में, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन करना। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। देखिए, राजभाषा सम्मेलन जो होते हैं वो गिने चुने ही होते हैं हमारे देश में। ऐसे में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे आगे कुछ ही मिनट बाद। अगला बिंदु है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों की जानकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त कार्यालयों को प्रदान करना। सिंपल सी बात है, जो इनको होम मिनिस्ट्री बताएगी, राजभाषा विभाग बताएगा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो क्या करेंगे, उसकी जानकारी अपने नीचे स्थित सारे समस्त कार्यालय जो हैं उनको प्रदान कर देंगे। अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना। देखिए, है क्या वास्तव में, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसमें जो राजभाषा विभाग है उसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं आती हैं। उन संस्थाओं के नाम क्या है? एक तो आपका यही है क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दूसरा है आपका केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। इसी प्रकार से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के जो कार्यालय हैं उनके साथ में इनको समन्वय स्थापित करना है, ताकि जो तकनीकी अनुवाद के कार्य हो गए या लोगों को हिंदी सिखाने संबंधी जो लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है उसके प्रति एक समन्वय स्थापित किया जा सके। ऐसा ना हो सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं और खाना पूर्ति की जा रही है। तो इन सब के साथ भी समन्वय स्थापित करना एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से कुल 10 बिंदु हैं इनके कार्यकलाप में, सब आपने देख लिए। इसमें से यदि कोई भी बिंदु आपको ऐसा लग रहा होगा जो आपको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल निसंकोच आप बताइए हमें, उस पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे 3 प्रमुख स्तंभ थे, आधार, कार्यकलाप और अधिकार क्षेत्र, उसमें हमने प्रथम 2 को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आते हैं अगले पर, यानी कि अधिकार क्षेत्र। तो देखिए ऐसा है, यह कार्यालय क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मतलब किसी एक भूभाग को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया होगा। वो भूभाग क्या है? भारत है। भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। कितने में बांटा गया है आपने अभी भी पढ़ लिया, 8। यहाँ देखिए 8 टाइल्स आपको दिख रही होंगी रंग बिरंगी। ठीक, तो ये 8 जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं उनके अंदर 8 क्षेत्र हैं, जो बल्कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के, और हर क्षेत्र के अंदर जो आने वाले
प्रदेश हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक बार आप मोटे तौर पर देख लीजिए कि कैसे विभाजन किया गया होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा यानी जो पश्चिम और पश्चिम से थोड़ा सा नीचे दक्षिण पश्चिम वाले प्रदेश हैं उनको एक साथ कर दिया गया। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यानी सेवन सिस्टर एंड असम को एक साथ कर दिया गया। इसी प्रकार राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर, इनको एक साथ ऊपर वाले जितने भी हैं इनको एक तरफ कर दिया गया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है और साथ ही साथ जो आपके पूर्व वाले प्रदेश हैं इनको एक साथ कर दिया गया। दक्षिण के जो दो प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है इनको एक साथ किया गया है, जबकि दक्षिण के जो बाकी बचे हुए हैं चार, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इनको एक साथ किया गया है। लक्षद्वीप तो आपको पता है द्वीप समूह है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक साथ किया गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक साथ किया गया है। पूछा नहीं जाने वाला है आपसे ये सब, तब तक नहीं पूछा जाएगा जब तक कि आप राजभाषा अधिकारी बन नहीं जाते हैं। आवश्यक क्या है, पूछा क्या जाएगा कि कितने क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्र हैं। ठीक, हाँ ये पूछ सकते हैं कि आप मान लीजिए इंटरव्यू में गए हुए हैं और आप पूछ लिया गया कि भाई आप जिस क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में आपके साथ और कौन कौन आता है। तो मान लीजिए कि आप जो है राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में हैं आप, तो जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है वह कहाँ पर है, और साथ ही साथ आपके साथ अन्य कौन कौन से प्रदेश या केंद्र शासित राज्य हैं जो आते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर दे देने होंगे। 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए ये बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया गया है वेबसाइट पर, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोटिस कर ली होंगी, जैसे जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख अब एक अलग हो चुका पार्ट है हमारे देश में। इसी प्रकार से हमारे देश में एक और प्रदेश बना है तेलंगाना, उसका भी यहाँ पर कहीं उल्लेख नहीं है, पर मान के चलिए आप मोटे तौर पर कि जो लद्दाख है वो इसके अंतर्गत आ रहा है, और जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उसी के साथ में तेलंगाना का कार्य भी संचालित हो रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी अभी अभिलेख हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, वेबसाइट पर तो नहीं है फिलहाल। तो ये जो अधिकार क्षेत्र की चीज़ थी, इसमें बस इतनी ही चीज़ है जो आपको देखनी है, समझनी है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है उसका आधार, उसका कार्य, उसका अधिकार क्षेत्र, ये तीनों महत्वपूर्ण चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब एक छोटा सा और बिंदु आपके सामने लाऊंगा जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन क्या है? राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 4 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। देखिए बाकी सारी चीज़ें तो कहानी लिखी हुई हैं, आपको ही पता है, मतलब सार यही है कि हिंदी राजभाषा हिंदी जो है उसके लिए एक अच्छा सा स्वस्थ सा वातावरण बने, साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है कि प्रतिवर्ष 4 सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार तथा राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रूप से करने के लिए इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबंधी विषयों पर विचार मंथन भी किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, मीटिंग होगी तो क्या ही बात करेंगे, यही सब बातें तो करेंगे सब लोग कि और अच्छा कैसे करें। तो ये जो है चूंकि वेबसाइट पर दी हुई थी ये बातें, इसलिए आपके सामने ले आया ताकि कुछ भी अछूता ना रहे आप लोगों से। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि 4 राजभाषा सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होते ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, मान लीजिए किसी वर्ष 4 नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, कई बार ऐसा हुआ है कि 4 नहीं हो पाया है, तो ये प्रयास करते हैं कि अगले वर्ष 4 से ज़्यादा करा दिया जाए। तो 4 जो है वो न्यूनतम है, मिनिमम है, इससे अधिक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ देखते हैं हम कि अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे इसके राजभाषा विभाग के, तो उसमें आपको देखेंगे, यहाँ पे देखिए URL भी दिया हुआ है, आप लोग टाइप करके स्वयं भी देख सकते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में जो क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन होने वाला है उसके लिए पंजीकरण की लिंक दी हुई है। हैदराबाद, डिब्रूगढ़ और कानपुर, इन 3 जगहों पर हो रही हैं। टोटल कितनी होनी चाहिए साल में? 4। इस साल के कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? कुल 3। तो संभवतः एक वो और कराएं, या हो सकता है ना करा पाएं कोविड या फिर कोई भी और वजह के नाते, तो हो सकता है उसको अगली बार कवर कर लें। तो मान लीजिए नहीं करा पाते हैं और बाध्यता है कि भाई न्यूनतम आपकी 4 होनी ही चाहिए, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की रिपोर्ट बनेगी तो वहां पर लिख कर जाएगा कि लक्ष्य था 4 का,
अर्जित किया गया 3, यानी कि 75% ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई। 25% क्यों नहीं हुई, इसका जवाब क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की ओर से गृह मंत्रालय पूछेगा। ठीक है, तो गृह मंत्रालय को इसका उत्तर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। और अब आता है कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। तो अगला बिंदु जो है वो है नराकास। हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे ताकि इस वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो। तो नराकास के बारे में जल्दी एक वीडियो लेकर के संभवतः 2 दिन में हम ले आएंगे और उस पर हम लोग विस्तृत परिचर्चा करेंगे कि नराकास क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसके घटक क्या क्या हैं और किस प्रकार से वह कार्य करता है, उसकी महत्ता क्या है। इस पर हम लोग एक विस्तृत विवेचना करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।